सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बीरस्सा एंड यू आर वाचिंग बीर स्टडी पॉइंट। मैं अपनी इन सभी वीडियो में बीए प्रोग्राम के जितने भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बना रहा हूं, जिसमें मैं 10 ईयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों और आज के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंधों का विश्लेषण करें। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है इसने इसे दो भागों में बांटा है। पहला है हमारा मौलिक अधिकार और दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे, देन हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार होते क्या हैं? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्तियों के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं तथा इसमें राज्य यानी सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अब इसमें हमारा मौलिक अधिकार के अंदर हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इसके अनुसार सरकार या राज्य सभी व्यक्तियों को समान समझेगा तथा कानून द्वारा सभी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा किसी व्यक्ति को समानता के इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है? इसके अनुसार सरकार या राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट अधिकार की तरफ, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके अंदर हमें 7 अधिकार दिए गए हैं। पहला है भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। दूसरा है बिना हथियार शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पाँचवा है भारत में किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता। छठा है संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसे बेचने की स्वतंत्रता। और लास्ट है किसी भी आजीविका या बिजनेस या व्यापार या कारोबार को करने की स्वतंत्रता। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मौलिक अधिकार की तरफ, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? इसके अनुसार भीख मांगना या दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया है तथा इसमें विश्वास रखने वालों को कानूनी अपराधी माना जाता है तथा दंड भी दिया जा सकता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? इसके अनुसार ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें किसी भी कारखानों या खतरनाक काम में करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं तथा जो भी व्यक्ति इन बच्चों को कारखानों या खतरनाक काम में शामिल करता है उन्हें कानूनी अपराधी माना जाता है तथा उन्हें दंड भी दिया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मौलिक अधिकार की तरफ, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके अनुसार भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इससे हमारा अभिप्राय यह है कि भारत ना तो धार्मिक है, ना ही अधार्मिक है और ना ही धर्म विरोधी है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मौलिक अधिकार की तरफ, जो कि है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। अब अनुच्छेद 29 के अनुसार इसके अनुसार भारत में किसी भी नागरिक को अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को संरक्षण करने का पूर्ण अधिकार है। अब देखते हैं अनुच्छेद 30 के अनुसार। अनुच्छेद 30 इसके अनुसार जितने भी भाषीय या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपने विद्यालय या विश्वविद्यालय स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है तथा सरकार या राज्य इसमें दान देते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट मौलिक अधिकार की तरफ, जो कि है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। अब अनुच्छेद 32 के अनुसार इसके अनुसार यदि संसद या राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कानून पारित किया जाता है जो कि लोकहित में नहीं है, जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर इसके खिलाफ अपील कर सकता है। अब हम इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। निसंदेह मौलिक अधिकारों को संविधान में एक शानदार सूची के रूप में प्रकट किया गया है, किंतु इसे जनता के हित में लागू नहीं किया गया। उदाहरण के लिए
संविधान ने महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये जो अधिकार है ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अब देखते हैं हम सपोर्टर्स क्या कहते हैं, जितने भी समर्थक हैं वो क्या कहते हैं। किंतु समर्थकों का कहना यह है कि इनके साथ अतीत में बहुत बुरा हुआ है तथा इन्हें आगे लाने तथा इन्हें उभारने के लिए विशेषाधिकार की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब ये क्या होते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से हमारा अभिप्राय उन सिद्धांतों से है जिन्हें केंद्रीय और राज्य सरकार कानून, योजना या नियम बनाते समय अपने समक्ष या अपने सामने रखती है। यह सिद्धांत सरकार को नियम तथा कानून बनाते समय दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। अब अनुच्छेद 37 क्या कहता है? जितने भी नियम तथा कानून होंगे ये कोर्ट द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो सिद्धांत है इसमें पहला सिद्धांत आता है समाजवादी सिद्धांत। अब इसके अनुसार सरकार द्वारा ऐसे नियम तथा कानून बनाए जाएं जो कि लोकहित में हो और जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को स्थापित किया जा सके। भौतिक साधनों का एकीकरण न होकर उसका समान वितरण हो। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी तथा सरकारी उद्यमों की स्थापना करना। अब देखते हैं इसके उदारवादी सिद्धांत क्या कहते हैं। 14 वर्ष वाले तक के जितने भी जितने भी बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का विकास करना। मादक पेयों पर निषेध करना। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेषाधिकार प्रदान करना तथा उनकी रक्षा करना। अब हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत की तरफ। सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देगी, अन्य राष्ट्रों के साथ न्यायोचित तथा सम्मानपूर्वक संबंध स्थापित करेगी। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेगी। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिमय समाधान करना। अब नेक्स्ट है विविध सिद्धांत। अब सरकार भारत की भूमि में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना करेगी। सरकार कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास करेगी। सरकार द्वारा संस्था द्वारा घोषित जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी रक्षा करेगी। अब हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकारों के बीच क्या अंतर है। तो जो पहला है वो है कानूनी शक्ति। मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति होती है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे राज्य की शक्ति यानी वो कानून की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है न्यायालय में अपील। तो जो मौलिक अधिकार हैं, यदि राष्ट्रपति अथवा संसद द्वारा ऐसे नियम पारित किए जाते हैं जो लोकहित में नहीं है तथा मौलिक अधिकारों का जिनसे हनन होता है, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है, वो अपील नहीं कर सकता। अब गतिरोध की बात करें, यदि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच गतिरोध हो तो मौलिक अधिकार सदैव मान्य होंगे। ठीक है, अब हम इनका मूल्यांकन कर लेते हैं। आलोचकों का कहना है कि नीति निर्देशक तत्व केवल नाम मात्र के हैं। यदि इनका संविधान में उल्लेखन नहीं होता फिर भी कार्य चल जाता, क्योंकि जो भारत का संविधान है वह अभी शिशु अवस्था में है। नीति निर्देशक तत्वों में निम्न बातों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। भौतिक वस्तुओं का विभाजन किस प्रकार किया जाए। एंड सेकेंड, श्रमिकों का शोषण किस प्रकार समाप्त किया जाए। एंड थर्ड इज, यह जनता की आकांक्षा को प्रकट नहीं करता। सरकार नीति निर्देशक के तत्वों पर चलकर सफलता प्राप्त कर सकती है, लेकिन अगर वो इनका पालन नहीं करती, इनका उल्लंघन करती है, तो आलोचकों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।